Hi, hope all of you are doing good. Am I audible? Good morning to all. Great. Good morning. I'll just start the session. I hope आप सबको ये session पसंद आए. So in this session, what we'll be doing that we'll be discussing about the entire geopolitical angle. And इंडिया में ऐसे अपॉर्चुनिटीज कैसे आ रही है, लाइक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज, चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटीज, एंड साथ साथ कौन सी कंपनीज के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है. सम ऑफ द कंपनीज आर माइक्रो कैप्स, सम ऑफ द कंपनीज आर स्मॉल कैप्स. एंड एक्चुअली में इन कंपनीज में आपको काम काफी करना पड़ेगा अगर आपको इनमें कंफर्टेबल होना है. जस्ट बेसिकली एक so just I'll just share the presentation, and also just a standard disclaimer that we are not SEBI registered. तो इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है कि आपको थीम सिखाना कि आप टॉप डाउन रिसर्च कैसे कर सकते हैं एंड हाउ टू एक्चुअली थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज टॉप डाउन, राइट. सो आई विल जस्ट शेयर द प्रेजेंटेशन. इज द प्रेजेंटेशन विजिबल टू ऑल? आपको सबको प्रेजेंटेशन दिख रही है? एक बार आप मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? राइट. इज द प्रेजेंटेशन विजिबल टू ऑल? सबको प्रेजेंटेशन दिख पा रही है? Great. Now I'll start. Great. I think everyone is answering yes. All right. So great. So with this topic today, we'll be looking at the India versus China angle and how the geopolitical environment in the world is evolving, and history क्या रही है, and history से आज till present we'll try to create dots. कि जितने भी डॉट्स हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड एक्चुअली में दिस विल हेल्प यू टू रियलाइज कि जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वर्ल्ड का वो चलता कैसे. नाउ जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट वी आर नॉट सेबी दैट so basically just a standard disclaimer, and I might own some of the stocks basically which are mentioned in the presentation over here, right. So let's start with a very important concept, Thucydides trap. तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और थ्यूसिडाइड्स ट्रैप हमें क्या सिखाता है कि whenever there is one great power trying to displace the other, माने कभी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अगर ऐसी कोई एक पावर आ जाए जो दूसरी जो ग्रेट पावर है उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है, so usually these countries fall into a Thucydides trap. Now what is a Thucydides trap? Thucydides trap माने कि एथेंस एंड स्पार्टा, माने आज से कम 2500 years ago दो नेशंस थे, एथेंस एंड स्पार्टा. Now these two states were at that time the most powerful states. And जब एथेंस एक्चुअली में was already the established power, तो जब दूसरी कंट्री का राइज स्टार्ट हुआ स्पार्टा का, तो वहां पे ग्रीक फिलोसोफर थे थ्यूसिडाइड्स, और उन्होंने ये बोला कि इट वाज द राइज ऑफ एथेंस एंड फियर दैट दिस इंस्टिल्ड इन स्पार्टा दैट मेड वॉर इनएविटेबल. माने कि जब एथेंस राइज होना स्टार्ट हुआ एंड स्पार्टा जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश पावर थी, तो इवेंचुअली इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर होनी थी, क्योंकि जो बेसिकली जो दूसरी कंट्री है उसके बीच में जो फेयर है वो इंस्टिल हो रहा था. एंड इसको हम कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के केस में थ्यूसिडाइड्स ट्रैप. ये ऐसा लास्ट 16 केसेस में ऑलमोस्ट 12 टाइम्स में इट हैज बेसिकली रिजल्टेड इनटू अ वॉर. कि जब भी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेशन है जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेशन है, एंड साथ साथ दूसरा एक जो नेशन है उसके साथ साथ उसकी जो पावर है बढ़ते जा रही है. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का, एंड लास्ट 16 टाइम्स में ऑलमोस्ट 12 टाइम्स दिस हैज लेड टू अ वॉर. तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हुआ था. सो बिटवीन पोर्चुगल एंड स्पेन, तो इस टाइम पे वॉर नहीं हुई थी 15th सेंचुरी में. फ्रांस एंड हैब्सबर्ग्स के बीच में वॉर हुई थी. हैब्सबर्ग्स एंड ओटोमन एम्पायर के बीच में भी वॉर हुई थी. सिमिलरली चाइना एंड रशिया की वॉर भी हुई थी जापान से. एंड साथ साथ अगर और यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं तो जो जो फ्रांस एंड जर्मनी इनके बीच में भी वॉर हुई थी. फिर जापान एंड यूएस के बीच में भी वॉर हुई थी. जो सोवियत यूनियन है, जो पहले का रशिया होता था सोवियत यूनियन, उस टाइम पे एक्चुअली और भी कंट्रीज इनके साथ होती थी, तो उनकी भी वॉर हुई है विद जर्मनी, क्योंकि जर्मनी वाज अ राइजिंग पावर एंड दीज पावर्स वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. एंड साथ साथ यूएस एंड सोवियत यूनियन की बहुत साल के लिए कोल्ड वॉर हुई थी, माने प्रॉक्सी वॉर्स थी. उनकी जो कॉन्फ्रंटेशन डायरेक्ट नहीं थी. So again, this is something which is worth thinking about कि last 16 times में 12 times ऐसा हुआ है कि this has led to a conflict.
तो इस चीज को आप याद रख के हमेशा रखना जब भी हम बात करें जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की, कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप एक्चुअली में जो हिस्ट्री में बेसिकली बार बार काम करते हैं। तो इसके साथ साथ आई थिंक now let's try to do a deep dive into why China US trade war angle entire thing is coming up right now. But before that, let's look at China and let's try to understand the perspective of the Chinese, because we'll try to understand the perspective of the Americans and we'll also try to understand the perspective of the Indians. मतलब हम लोगों की बात करेंगे कि सबका पर्सपेक्टिव क्या है, कि जब हम जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उनकी बात करते हैं। तो चाइना का पर्सपेक्टिव हमें समझना पड़ेगा विद द सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन। So the roots of centuries of the root of century of humiliation have been traced back to China's defeat of first Opium War between 1839 to 1842. बहुत सिंपल है। तो 1839 टू 1842 में जो चाइना की पॉपुलेशन है उनको एडिक्शन हो गई थी ओपीएम की। तो ओपीएम की जो एडिक्शन हुई थी उसको टाइम पे, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जितनी भी ओपीएम की स्मगलिंग है उस टाइम पे करती थी। तो जो चाइनीज की उस टाइम पे किंग डायनेस्टी थी, तो जितने भी चाइनीज लोग थे तो उनको सोचते थे कि बेसिकली जो भी गॉड का एम्पायर है वो किंग्स का एम्पायर है, माने ऐसा उनके आसपास उनका जो ऑरा है ऐसा था। बट हुआ क्या 1839 टू 1842 के बीच में, तो जब चाइनीज एम्पायर ने ओपीएम बैन कर दी, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को ओपीएम की एडिक्शन हो रही थी, काफी लोगों को ओपीएम की एडिक्शन हो रही थी, उसका ट्रेड बैन कर दिया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने उस टाइम पे चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। आई थिंक उनके जो मिलिट्री अटैक था उस टाइम पे हुआ, एंड एज अ रिजल्ट द चाइनीज लॉस्ट द वॉर, एंड ड्यू टू विच हांगकांग वाज सीडेड टू बेसिकली हांगकांग वाज सीडेड, जो हांगकांग है इट वाज सीडेड टू ब्रिटिश एम्पायर एज अ ट्रीटी पोर्ट। तो हांगकांग ब्रिटेन के अंडर था काफी सालों के लिए। आई थिंक रिसेंटली चाइना ने वापस टेक ओवर करा इसको पूरा। So this conflict pattern of 19th century with Qing dynasty surrendering territory under a series of unequal treaties imposed on China after being defeated by military superior nations. This saw the loss of like some part of China to Russia, Formosa to Japan, and first Sino-Japanese war. माने इस टाइम पे इस पूरी सेंचुरी के अंदर चाइना kept losing territory. एक बारी they lost territory to Russia, एक बारी they lost territory to Japan. And they lost almost like I think they lost 2 opium wars if I'm not mistaken. And last phase of century of humiliation was characterized by second Sino-Japanese war 1937 to 1945. तो जापान और चाइना के बीच में जो सेकेंड वॉर थी, दिस वाज द लास्ट फेज ऑफ सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो ये सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे चाइना अपनी टेरिटरी मतलब लूज कर रहा था, एंड साथ साथ इस टाइम में आई थिंक कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी एंड इकोनॉमिकल स्टैंडिंग थी वो भी काफी पुअर थी पूरे पूरे इन टर्म्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। So this is something that you have to remember whenever we talk about China, centuries of humiliation, right? Now this is the formation of China कि जब चाइना के अंदर सिविल वॉर हुई तो आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है कि ये के सब कुछ एक्चुअली एंड एट टुवर्ड्स द एंड की इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप से कैसे मिलता है। तो जब चाइना में सिविल वॉर हुई तो उस टाइम पे एक साइड पे नेशनलिस्ट थे लेड बाय चियांग काई शेक, और एक साइड पे कम्युनिस्ट थे बेसिकली लेड बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना बाय द नेम ऑफ माओ जेडोंग, राइट। तो एक साइड पे चियांग काई शेक थे एंड एक साइड पे माओ जेडोंग थे। तो एक्चुअली में जो कम्युनिस्ट है लेड बाय माओ जेडोंग, so they won the war and Chiang Kai-shek was basically driven to Taiwan. So this led to also the creation of Taiwan. तो माने जो चाइना को पहले रूल कर रहे थे, जब उनके बीच में सिविल वॉर हुई तो जब एक पार्ट जो एक फ्रैक्शन था जिसका जो who were basically known as a nationalist, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम was KMT as we can see here. So these were basically they were driven off to Taiwan and this also led to the creation of Taiwan. तो ये जो सिविल वॉर थी इसके बाद चाइना फेल अंडर जो भी कम्युनिस्ट है उनके अंडर, एंड जो इनके फाउंडिंग फादर थे उनकी भी हमने बात करी। तो ये चीज याद रखनी जरूरी है कि ताइवान का भी कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ क्यों है, क्योंकि 1949 में जब ये वॉर हुई थी तो जो लोग हार रहे थे दे वर बेसिकली ड्रिवन ऑफ टू ताइवान, एंड वहां से जो ताइवान है उसका भी फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस इज हाउ इन 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड, राइट। सो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि जब हम चाइना की जो इवेंट्स है उनकी बात करते हैं। Now this was basically the formation of China post 1949 under the rule of Mao Zedong, and post the Chinese Civil War
ही एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ लाइक स्टेट फॉर द वर्कर्स। माने वहां पे जो कम्युनिज्म है वो स्प्रेड करी। कम्युनिज्म इज बेसिकली अ फिलॉसफी विच इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो एक कम्युनिज्म होती है और एक कैपिटलिज्म होती है। कैपिटलिज्म क्या प्रमोट करती है? फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन। कम्युनिज्म क्या प्रमोट करती है कि जो स्टेट है उसको हर चीज रेगुलेट करनी चाहिए एंड जो वर्कर्स है सारी चीजें उनके लिए होनी चाहिए एंड देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बट कम्युनिज्म इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ideas, but when it comes to reality communism ends up basically failing जहां जहां भी अभी तक अप्लाई हुई है, क्योंकि एट द एंड हर जगह एक अथॉरिटेरियन रूल लग जाता है एंड व्हेनेवर देयर इज अथॉरिटेरियन रूल सो अगेन देयर इज अ हायरार्की ऑफ पावर्स एंड जो आपका पर्पस था इक्वालिटी का वो वहीं पे डिफीट हो जाता है। तो कम्युनिज्म से कहीं जो आइडियाज है कंट्रीज ले सकती है, बट आई थिंक फुल फ्लेजेड कम्युनिस्ट स्टेट बनाना आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उस टाइम पे चाइना ने ये चीज ट्राई करी कि एक पूरा का पूरा कम्युनिस्ट स्टेट बनाए एंड दे दिस लेड टू टू मूवमेंट्स। वन इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड सेकंड इज द कल्चरल रेवोल्यूशन। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप समझोगे तो इन क्लोज टू आई थिंक 1958 के आसपास, तो जो जो माओ है इन्होंने क्या करा उस टाइम पे कि इन्होंने जितने भी फार्मर्स हैं उनको कम्यून में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करा। माने 5000 फैमिलीज का एक कम्यून होता था एंड कम्यून में जो फार्मिंग होती थी दैट वाज कलेक्टिव। माने प्राइवेट ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट था उसको वहां से पूरा का पूरा डिस्चार्ज करा जाता था। एंड साथ साथ वहां पे क्या हुआ कि देयर वर सम वेरी बैड पॉलिसीज व्हिच वर बेसिकली कैरीड आउट। अब ये जो बैड पॉलिसीज थी इस पे क्या था, दिस वाज किलिंग ऑफ द स्पैरोज। तो माने जो एक फोर पेस्ट मूवमेंट आई थी इस टाइम पे कि आई थिंक 4 तरीके के पेस्ट थे उनको मारना था एंड जो स्पैरोज की पॉपुलेशन थी चाइना में वो एकदम खत्म कर दी। जब स्पैरोज की पॉपुलेशन चाइना में एकदम खत्म हो गई तो स्पैरोज बेसिकली दे ईट पेस्ट। तो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ गई, माने जो बग्स होते हैं। इस वजह से चाइना में क्रॉप काफी ज्यादा खराब होने लगी एंड जो नेचुरल इकोलॉजी का बैलेंस था वो सारा डिस्टर्ब हो गया। साथ साथ यहाँ पे इस टाइम पे एंटी राइटिस मूवमेंट थी। तो जो भी प्राइवेट फार्म या प्राइवेट इंटरप्राइज ओन करते थे सो प्लेंटी ऑफ देम वर किल्ड एट दिस टाइम एंड ऑल ऑफ दिस लेड टू अ नेचुरल मैन मेड फैमाइन। फैमाइन क्या होता है कि माने कि अकाल आ गया, बेसिकली आपके पास क्रॉप की प्रोडक्शन उतनी नहीं है। सो ड्यू टू दिस at that time more than 15 to 55 million people died in China. This was why? Because of the Great Leap Forward. अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद एक मूवमेंट और आई चाइना में बाय द नेम ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन में भी सिमिलर ऐसा ही हुआ कि कल्चरल रेवोल्यूशन में जो भी प्राइवेट इंटरप्राइज है उनको थ्रो अवे करा जाता था। जो भी लैंड ओनर्स है, जो भी लैंड लॉर्ड्स थे उनको बेसिकली या तो उनकी पावर उनसे या उनकी जो लैंड है उनसे ले रहे थे, या तो आई थिंक बहुत ज्यादा वहां पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा किलिंग भी हुई। सो मोर देन इट इज एस्टिमेटेड कि कल्चरल रेवोल्यूशन में मोर देन 20 to 30 million people died and this all lasted till basically the founding father of China was there. Now after 1970s जो political leader है चाइना में he got replaced because the old political leader passed away. तो जब डेंग जियाओपिंग आई तो डेंग जियाओपिंग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी बोली कि आई डोंट केयर इफ द कैट इज ब्लैक और व्हाइट, आई जस्ट वांट टू किल द माइस as long as it kills the mice basically. तो इनका पर्पस क्या है कि इन्होंने क्या करा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड कम्युनिस्ट सिस्टम के जो दो बेस्ट एरियाज थे दोनों को इन्होंने उठा लिया कि जो स्टेट की अथॉरिटी है कम्युनिज्म में दैट शुड बी सुप्रीम, क्योंकि चाइना में वन पार्टी रूल है। एंड सेकंड चीज इन्होंने क्या करी, जो कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स थे माने जो प्राइवेटाइजेशन है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। डेंग जियाओपिंग के अंडर आई थिंक चाइना लेफ्ट एक्सट्रीमली फॉरवर्ड एंड चाइना में आप जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि जो एब्सोल्यूट लीडर एट द टॉप है जैसे आज जी जिनपिंग है, तो इनकी जो फिलॉसफी है एक्चुअली वो कंट्री के टर्म्स में बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब हम इनकी बात कर रहे थे माओ जेडोंग की, तो इनके टाइम पे इनका जो फिलॉसफी था दैट वाज बेसिकली प्योर हार्डकोर कम्युनिस्ट एंड उस टाइम पे प्योर हार्डकोर कम्युनिज्म की वजह से चाइना की इकोनॉमी इनके अंदर ज्यादा ग्रो नहीं करी, बहुत स्लो ग्रोथ थी एंड इनके अंडर चाइना की इकोनॉमी काफी ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगी बिकॉज ही डिड टू थिंग्स। इन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसको प्राइवेटाइज कर दिया, माने जो एग्रीकल्चर है उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जिससे एग्रीकल्चर की जो यील्ड थी वो काफी बढ़ गई। सेकेंडली इन्होंने जो ट्रेड बैरियर्स थे वो के सारे एलिमिनेट कर दिए विद इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइज। 1980s और 1990s से पहले आई डोंट थिंक सो चाइना का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर मतलब वर्ल्ड ट्रेड के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इतना नाम था।
नाउ पोस्ट द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी सिस्टमैटिकली, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर चाइना का नाम बनने लग गया एंड चाइना सून इमर्ज एज अ फैक्ट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट? सो ये चीज हमें समझना तो ये चीज हमें समझना काफी जरूरी है कि इस टाइम पे चाइना की जो नॉमिनल जीडीपी थी उसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1988 से, अगर हम यूएस की नॉमिनल जीडीपी, राइट, एंड साथ के साथ हम चाइना की नॉमिनल जीडीपी देखते हैं, तो उस टाइम पे जो नॉमिनल जीडीपी उनकी थी यूएस की, ये जो चाइना की थी, आई थिंक चाइना की $312 बिलियन के आसपास थी। आज अगर हम चेक करते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, तो कुछ 14 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी है चाइना की, whereas यूएस की देखते हैं आई थिंक 21 ट्रिलियन की है। बट लुक एट द पेस ऑफ ग्रोथ फॉर चाइना, राइट, जस्ट लुक एट द पेस ऑफ ग्रोथ। माने कि ऑलमोस्ट उनकी जो कंट्री नहीं, ऑलमोस्ट 30-40 बैगर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी। Whereas अगर हम यूएस की इकोनॉमी देखते हैं तो वहां से ऑलमोस्ट क्वाड्रुपल हुई है, बिकॉज ऑलरेडी बेस साइज काफी ज्यादा था। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती है जब भी हम चाइना की बात करते हैं कि ऐसा एक्चुअली हो क्या रहा था। जस्ट लुक एट द ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना, 11%, 14%, 13%, 10%, 14%। आई थिंक अगर इंडिया की इकोनॉमी भी कभी 12, 13, 14% से ग्रो करे तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज जब कंट्री 14-15% पे ग्रो करती है तो जस्ट इमेजिन की जो सेक्टर्स होते हैं उनकी क्या ग्रोथ होगी विद इन इटसेल्फ, एंड जस्ट इमेजिन की कंपनीज की क्या ग्रोथ होती होगी उस टाइम पे। So this has been the growth that we have seen. Now finally coming to the question कि जो अब मॉडर्न चाइना है, माने अब क्योंकि यहाँ पे जो रूलर है ही उन जो वो चेंज हुए हैं, बेसिकली जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है दैट इज जी जिनपिंग, जो बेसिकली आज के प्रेसिडेंट है। नाउ अंडर हिम बेसिकली चाइना हैज रिवर्टेड बैक टू सॉर्ट ऑफ द, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पावर का। बिकॉज इन्होंने क्या करा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने क्या करी कि जो प्रेसिडेंशियल टर्म्स थी इन्होंने सारी की सारी रिमूव कर दी। तो चाइना में एटलीस्ट मतलब जो प्रेसिडेंट है उसके पास 2 टर्म्स होती हैं, उसके बाद आप उससे ज्यादा रूल नहीं कर सकते। बट इन्होंने जो वो 2 टर्म्स का सिस्टम था वो सारा का सारा रिमूव कर दिया। दिस जस्ट गिव्स यू अ सिग्नलिंग कि एक्चुअली में द करंट प्रेसिडेंट इज आफ्टर एब्सोल्यूट पावर। And with his introduction in the world politics, China has actually adopted a concept of wolf warrior diplomacy. क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, wolf warrior diplomacy. So what wolf warrior diplomacy means is that basically China has become extremely aggressive when it comes to the diplomatic relationships. तो पहले जो भी छोटे छोटे आइलैंड के डिस्प्यूट्स थे, नाउ दे आर बीइंग कंप्लीटली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एंड साथ साथ कोई भी अगर मतलब कोई भी जैसे कंट्री के साथ कंफ्लिक्ट है तो चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको काफी अटैक करते हैं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंग जियाओपिंग, तो द चाइनीज की जो जो उस टाइम पे पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, तो वहां पे क्या पॉलिसी थी, बेसिकली हाइड एंड बाइड आर टाइम। माने हाइड करो और अपना टाइम बाइड करो, क्योंकि एज वी कीप गेनिंग स्ट्रेंथ देन वी कैन बिकम मोर बेसिकली मोर पावरफुल व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। Now, since 2010, when China's GDP overtook Japan as world's second largest, the Chinese have become more confident and China's foreign policy has become more assertive, gradually departing from Deng Xiaoping's Taiyong Yanghui dictum. So, जो ताइगोंग यंगहुई डिक्टम थी वो यही थी कि बेसिकली आप अपना टाइम बाइड करो, एंड जैसे जैसे कंट्री पावर गेन करते जाती है उसके बाद हम जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर बहुत ज्यादा असर्टिव हो सकते हैं। नाउ ये जो चाइना का असर्टिवनेस है, इट कैन बी इजीली सीन विद चाइनाज अग्रेसिव डिस्प्यूट विद जापान ओवर सेंकाकू आइलैंड्स। नाउ सेंकाकू आइलैंड्स चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। नाउ लास्ट लाइक 10-20 इयर्स में इस इशू को चाइना ने काफी ज्यादा बड़ा बनाया है। एंड और भी एक अगर मैं आपको चीज बताऊं तो साउथ चाइना सी के अंदर काफी सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको चाइना इस टाइम पे अक्वायर करती है। तो सम एग्जांपल्स, तो बेसिकली जो चाइनीज शिप्स है इस टाइम पे जो बेसिकली जापान के टेरिटोरियल वाटर्स है नियर सेंकाकू आइलैंड्स, वहां पे बार बार इंक्रोच करते रहती है। तो ये चीज आपको क्यों समझनी जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे चाइना का जो पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, इन टर्म्स ऑफ अग्रेशन बेसिकली इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट हैज बीन इंक्रीजिंग बाय अ लॉट। तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक और चेक कर सकते हैं कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप है, तो ऑस्ट्रेलिया ने एज अ कंट्री इट कॉल्ड आउट फॉर कि जो कोविड-19 का बेसिकली ओरिजिन है उसके अंदर एक डीपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
व्हेन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड दिस आउट, चाइना ने उस टाइम पे उठा के सारा का सारा ट्रेड बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, राइट? सो अगेन वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, कि अगर आप हमारे अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे, वी विल ट्रीट यू विद एब्सोल्यूट एक्सट्रीमिज्म। तो ये चीज चाइना के अंदर लास्ट 5-10 ईयर से जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ट्रैक करते हैं ये हो रहा है। वन मोर एग्जांपल इज लिथुएनिया करके एक छोटी सी कंट्री है। लिथुएनिया जैसी कंट्री के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने भी जो कोविड-19 के जो ओरिजिन्स है उनके बारे में बोला कि इसके बारे में हमें पता करना चाहिए। बट चाइना ने अगेन लिथुएनिया के साथ पूरा का पूरा ट्रेड बैन कर दिया कि अगर यूरोपियन यूनियन से कोई भी गुड्स आ रही है, माने यूरोप से अगर कोई भी गुड आ रही है जिसके अंदर लिथुएनिया का एक भी पार्ट यूज्ड है, तो चाइना उस गुड को वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देगा। सो अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। एंड रिसेंटली चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम की जो 2 शिप्स है उनको भी सिंक करा था। एंड अगेन दैट टेल्स यू कि ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इस टाइम पे क्या कहाँ चल रही है, बिकॉज इट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस टाइम पे चाइना में ये चल रहा है अगर हम पूरी डिप्लोमेसी की बात करते हैं। एंड सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन, द फाउंडिंग ऑफ चाइना एंड द रिफॉर्म्स अंडर डेंग जियाओपिंग, ये 3 चीजें तो आपको याद रखनी चाहिए व्हेन एवर वी टॉक अबाउट चाइना। ये आपको एक बेसिक आइडिया तो कंट्री का देते रहेंगे, राइट? नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर क्या क्या ऑर्डर्स रहे। सो वर्ल्ड के अंदर मेजरली लास्ट 60-70 ईयर्स में 2-3 ऑर्डर्स ही रहे। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये मैं आपको अभी इस टाइम पे क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आती है, तो वो आपको एक बार समझना चाहिए कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या रहता है। सो द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर is a landmark event in the contemporary world politics. In 1945, the Allied forces led by US, Soviet Union, and Britain and France basically defeated the Axis powers led by Germany, Italy, and Japan. तो जब ऐसा हुआ, जब बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद एक इंटरेस्टिंग न्यू टाइप की वॉर स्टार्ट हुई, दैट वाज कोल्ड वॉर। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद कोई ऐसे फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई वर्ल्ड के अंदर। अब फुल फ्लेजेड वॉर क्यों नहीं हुई वर्ल्ड के अंदर? बिकॉज पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बाय द नेम ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसको हम पॉलिटिक्स के अंदर एक एक्रोनिम से भी जानते हैं, दैट इज मैड, MAD। अब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है बेसिकली, कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है एंड अगर कोई और कंट्री है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो अगर आप एक दूसरे के ऊपर जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकते हैं, तो बोथ ऑफ द कंट्रीज विल गेट डिस्ट्रॉयड। सो द डिस्ट्रक्शन इज म्यूचुअली अश्योर्ड। Now, this is perhaps the reason why we've had a peace period for last 70 to 80 years. कि after the end of Second World War, हमारे मतलब वर्ल्ड के अंदर इतनी कोई फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई। जैसे उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इतनी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी, तो हमारे पास इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर सपोज करो अटैक करते हैं, तो बोथ द कंट्रीज विल गेट डिस्ट्रॉयड इन दिस इवेंट। बट आफ्टर 1945 a very interesting trend happened, that cold war came into being, कि even though full fledged war नहीं हो रही, but two major powers in the world, that is USA and Soviet Union। तो सोवियत यूनियन जो आज हम रशिया देखते हैं, तो रशिया इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज होती थी उस टाइम पे, जो चेक रिपब्लिक है वो भी सोवियत यूनियन का पार्ट होती थी, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो भी सोवियत यूनियन का पार्ट होती थी काफी सारी, जो पूरा बाल्टिक रीजन है सोवियत यूनियन का पार्ट होता था उस टाइम पे। एंड एक्चुअली में बोथ द कंट्रीज हैड डिफिकल्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो द पीपल इन यूएसए, इनका जो आइडियोलॉजी था कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी का था, whereas सोवियत यूनियन का जो आइडियोलॉजी था दैट वाज मोर टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म, एंड सेकेंडली जो कम्युनिज्म है उसकी तरफ था, कि बेसिकली इक्वालिटी होनी चाहिए, द रूल शुड बी फॉर द वर्कर्स। सो दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड माने माने ऐसा वर्ल्ड जहाँ में दो पावर्स। so this led to the creation of a bipolar world। and throughout the cold war जो 1950s से लेके 1991 तक लास्ट करी, बेसिकली द वर्ल्ड वाज बाइपोलर, एंड दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वॉर्स फाइट कर रही थी। कभी प्रॉक्सी वॉर वियतनाम में हुई, कभी प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में हुई, कभी एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ वेयर द वर्ल्ड केम एक्सट्रीमली क्लोज टू अ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर। सो अगेन ऐसे इश्यूज ऑलमोस्ट फॉर 40-50 इयर्स होते रहे, जहाँ पे
आपको पता ही नहीं था कि आज न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी या कल हो जाएगी न्यूक्लियर वॉर। तो दोनों कंट्रीज के बीच में ये इश्यू चल रहा था। बट 1991 में यूएसएसआर और सोवियत यूनियन गॉट डिसइंटीग्रेटेड। अब सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो काफी पुअरली कर रही थी, एंड साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने रिफॉर्म्स इस्टेब्लिश करे। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो उनके अंडर सोवियत यूनियन ने रिफॉर्म करना स्टार्ट करा। जैसे उन्होंने रिफॉर्म करना स्टार्ट करा तो 1991 के 1980s के अंदर तो जो हार्ड लाइनर कम्युनिस्ट थे वो भी बहुत ज्यादा डिसोरिएंटेड हो गए, एंड जो प्रो राइटिस्ट थे वो भी बहुत ज्यादा डिसोरिएंटेड हो गए क्योंकि रिफॉर्म्स की पेस उतनी ज्यादा नहीं थी। सो दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इवेंचुअली, and under the basically Russia, Ukraine and Belarus, these were the three major republics जो सोवियत यूनियन से अलग हो गए, and Russia is considered to be the successor of Soviet Union, and बाकी countries have separated from Soviet Union. आज भी जब हम देखते हैं कि यूक्रेन का इशू चल रहा है रशिया के साथ, जो क्राइमिया का इशू चल रहा है रशिया के साथ, सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस, ऑल दीज इश्यूज आर पार्ट ऑफ द लेगेसी इश्यूज। एंड सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन है दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। कि जर्मनी के अंदर एक ईस्ट जर्मनी एंड जो वेस्ट जर्मनी था उनके बीच में सेपरेशन के लिए होती थी एक बर्लिन वॉल। तो ईस्ट जर्मनी है वहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिज्म थी, मेरा जो वेस्ट जर्मनी है वहां पे बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म थी। तो उनके बीच में एक बर्लिन वॉल थी, जैसे ही उसको तोड़ा गया तो दैट एक्चुअली इंडिकेटेड कि अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो पावर का इन्फ्लुएंस था वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से वेन हो रहा था काफी ज्यादा। So this led to the creation of a unipolar world जहाँ पे USA emerged as the absolute power. तो पहले एक bipolar world था कोल्ड वॉर के टाइम पे, then this led to the creation of a unipolar world. But now I think we are again going towards the creation of a multipolar world जहाँ पे बहुत सारी powers है, and यहाँ पे China is emerging as a very is actually emerging as a super power. तो ये चीज हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब हम चाइना वर्सेस यूएसए है, क्योंकि हम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बात करते हैं, तो चाइना वर्सेस यूएसए कैन आल्सो बी एंटरिंग अ थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। तो देखते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कैसे एंटर करते हैं। तो पहली चीज एक रेयर अर्थ मेटल्स करके चीज है। आप जो भी फोन यूज करते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है, या जो भी विंड फार्म है, या जो भी हमारे पास आज अप्लायंसेस है, या जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें रेयर अर्थ मेटल्स का यूसेज होता है। नाउ रेयर अर्थ मेटल्स के बिना आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती सही से, एंड चाइना कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सप्लाई ऑफ 17 रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो चाइना का, इफ यू लुक एट द मार्केट शेयर, इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन 2000s। यूएस का मार्केट शेयर गिर गया, एंड बाकी जो कंट्रीज है उनका भी मार्केट शेयर कम है। So rare earth minerals are essential to electric vehicles, wind turbines, smartphones, and drones. Imagine what if China bans the export of rare earth metals. Just imagine once what can happen. तो इस टाइम पे जब हम चाइना वर्सेस यूएस की बात करते हैं, हमारे पास 5-6 मेन इश्यूज आते हैं। एंड एक्चुअली में चाइना ने इस टाइम पे क्या करा है कि जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनके, इन्होंने जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज है उसके अंदर कंसोलिडेट कर ली है सारी कंपनीज। एंड एक्चुअली में डिफेंस के अंदर यूसेज इसका काफी ज्यादा रहता है। तो जो भी मतलब आपके जो मिलिट्री है उनके पास जो गुड जो प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस के अंदर, उनके अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इनका यूसेज काफी ज्यादा रहता है। तो F-35 करके यूएसए एक फाइटर जेट बना रहा है। सो इट इज क्लेम्ड बाय अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट कि सपोज इफ चाइना सॉर्ट ऑफ बैन्स इवन वन रेयर अर्थ मिनरल, तो F-35 का प्रोडक्शन रुक सकता है। So this is the type of power China has sort of got after 1990s. And इस टाइम पे इन्होंने जो भी रेयर अर्थ मिनरल का जितना भी कैपेसिटी है एक अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के अंदर मर्ज कर लिया इस टाइम पे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ये क्यों मर्ज कर रहे हैं ये भी समझना क्यों जरूरी है। हम आगे चल के देखेंगे कि चाइना और यूएस के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे। सेकेंड, यहाँ पे क्या चीज चल रही है चाइना एंड यूएस के बीच में जो इश्यूज इस टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं। तो रिसेंटली चाइना की एक कंपनी बाय द नेम ऑफ हुआवे, तो हुआवे का जो हुआवे के ऊपर सेमीकंडक्टर चिप्स का बैन लगा दिया था यूएस ने, बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप्स आर इज द बेसिकली द ब्रेन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। तो सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर बैन लगा दिया था हुआवे के लिए। एंड ZTE एंड जो हुआवे है उनको बेसिकली जो भी टेलीकॉम का इक्विपमेंट है उसमें उसके जो जितना भी उसका ऑक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया, बिकॉज यूएस थिंक्स कि शायद से जो बेसिकली हमारा की नेटवर्क एंड टेलीकॉम सिक्योरिटी है
दैट कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड अगर हम Huawei और ZTE का इक्विपमेंट यूज करते हैं। आई थिंक इट could also be very possible, क्योंकि और भी कंट्रीज ने बैन करा है लाइक यूके। बट ये चीज हमें समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लास्ट 10-15 ईयर्स में ये चीजें अब होनी स्टार्ट हो गई हैं। पहले ये सब इतना नहीं हो रहा था पोस्ट 1990s, बट अब जो ये ट्रेड बैन्स हो रहे हैं, ट्रेड एम्बार्गोज हो रहे हैं ऑन पर्टिकुलर कंपनीज, ये पहले नहीं हो रहा था। सो दिस ऑल्सो पॉइंट्स टू द राइजिंग टेंशन, राइट। थर्ड थिंग और फोर्थ थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग, इसकी जो चाइनीज कंपनीज हैं, दे हैव बीन डीलिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वेस्ट। तो यूएस के अंदर उन्होंने एक लॉ पास करा है कि आपको जो इंटरनल ऑडिट स्टेटमेंट्स हैं वो जो यूएस के अंदर आपको ऑडिट करानी पड़ेंगी सारी। तो चाइनीज कंपनीज आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, एंड बाय 2024 इट इज प्रेडिक्टेड कि मोस्ट चाइनीज कंपनीज लिस्टेड ऑन यूएस एक्सचेंजेस आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी लिस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज ऑल्सो प्रोबेबली अ साइन कि चाइनीज कैपिटल जो आज यूएस में आके लिस्ट कर रही थी, चाइनीज टेक जायंट्स, so again that might get delisted, and actually में 2-3 कंपनीज रिसेंटली डीलिस्ट भी हुई हैं। एंड चाइना के अंदर जब क्रैकडाउन आया था रिसेंटली, तो इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा पैसा भी निकाला इन कंपनीज में से, बिकॉज इट इज ऑल लिंक टू जियोपॉलिटिक्स इन दी एंड, राइट। सो दिस हैज आल्सो हैपेंड। And one more thing that has been happening is that recently जो चाइना का जिनजियांग रीजन है, वहां से बेसिकली कॉटन का वर्ल्ड में बहुत एक्सपोर्ट होता है, कॉटन एंड टेक्सटाइल का। तो वहां से यूएस ने सारा का सारा जो एक्सपोर्ट था इस टाइम पे बैन कर दिया कि यहाँ पे अगर कोई भी गुड बनेगा, सो दिस एक्चुअली हैपेंड ऑन 24 दिसंबर ओनली, कि यहाँ पे अगर कोई भी गुड बनेगा तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। एंड साथ साथ और क्या एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि मैंने आपको बताया था कि जो साउथ चाइना सी की, जब मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो साउथ चाइना सी में अगेन क्योंकि चाइना ने कुछ आइलैंड्स अक्वायर करे, एंड दे बीन सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम एंड द आसियान कंट्रीज। तो इस टाइम पे फ्रीडम फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट कम्स अंडर थ्रेट अगर कोई कंट्री ऐसा करने लगे। तो इसको देखते हुए यूएस हैज लॉन्च्ड अ जियोपॉलिटिकल अलायंस और ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट बाय द नेम ऑफ ऑकस। ऑकस का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस ने एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट बनाया है। एंड इस ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट के अंदर क्या है कि जो जब हम इसकी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आएंगी which will be sold by UK and US, and एक्चुअली में अगर ऑस्ट्रेलिया पास ऐसे होता है तो अगेन, तो ऑस्ट्रेलिया जो साउथ चाइना सी है या फिर जो भी टेरिटोरियल वाटर्स है, दिस विल हेल्प देम टू मेंटेन द सिक्योरिटी। एंड चाइना के अंदर इस पैक्ट को काफी ज्यादा अगेंस्ट देखा गया। सो अगेन दिस पॉइंट्स टू द राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ अब ये चीज तो जरूर है कि हम चाइना प्लस वन की इंडिया में बात करते रहते हैं, बट चाइना प्लस वन इन माय व्यू विल हैपन, इज हैपनिंग। बट एक्चुअली चाइना का भी एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो जो लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन है, या फिर बहुत ज्यादा जहाँ पे मास स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, वो ऐसी चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ भी रहे। एंड एक्चुअली हम साइंस भी देखेंगे, अब 10-15 ऐसे साइंस भी देखेंगे। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस इज कि जो इस बार विंटर ओलंपिक्स हो रही है चाइना के अंदर, अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज हैव डन डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, माने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं इस टाइम पे पूरा। तो माने जो यूएस एंड यूके, इनके डिप्लोमेट्स विंटर ओलंपिक्स की जो सेरेमनी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। So that tells you that there is a rising tension between the countries across the world, and we might just fall into another Thucydides trap because US is already an established power, whereas China is just an emerging power right now. And जब हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस एक्चुअली अफगानिस्तान जैसी कंट्री से रिसेंटली उन्होंने रिसीड करा है। तो यूएस का रोल इट इज गेटिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स लुक एट होम फर्स्ट। एंड अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे करके चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ते जा रहे हैं, बट थ्यूसीडाइड्स ट्रैप के अंदर वी कैन फॉल इनटू अगेन। सो जस्ट रिमेंबर कि थ्यूसीडाइड्स ट्रैप इज द बिगिनिंग फर्स्ट प्रिंसिपल whenever we talk about the relationship between US and China. Now let's see what China has been doing. Now China जो lower end of the value chain है, या जो उसको जान पूछ के I think they've been vacating, and they are what China has done to counter all this, that they are creating domestic champions. माने चाइना की जो फार्मेसी कंपनीज हैं, वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो जो भी फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बेसिकली वहाँ पे उनके उनके जो ड्रग्स की सेलिंग है, वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू रहता है कि अगर आपको आके चाइना के अंदर कोई जो मेडिसिन सेल करनी है तो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी। एंड साथ साथ चाइना हैज बीन प्रमोटिंग द क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक चैंपियंस एवर सिंस। अगर आप ये चीज देखते हैं तो अपनी एक चीज नोटिस करिए कि चाइना के अंदर फेसबुक और गूगल नहीं है, बिकॉज चाइना इज टेंसेंट एंड बाइडू। तो चाइना ने अगेन जो फॉरेन कैपिटल था अपनी कंट्री के अंदर
ऐसे सेक्टर्स के अंदर नहीं आने दिया। बिकॉज सी जस्ट इमेजिन अगर आज इंडिया में भी गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी होती, अब ऐसा कब होता अगर इंडिया भी ऐसी कंपनीज को बैन कर देता और इंडिया वुड हैव क्रिएटेड लोकल इंडियन चैंपियंस। तो चाइना ने लोकल चाइना चैंपियंस क्रिएट करे। Second thing to notice is that China has been increasing spend on new age technologies like semiconductor, green energy. Green energy के अंदर China has emerged as a leader across the world. साथ साथ जो बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिक्स ड्रग्स है इसके अंदर दे आर ट्राइंग टू टेक द लीड। एंड साथ साथ 5G अडॉप्शन के अंदर चाइना हैज आल्सो टेकन द लीड। जस्ट लुक एट दिस, नाउ दिस इज अ चाइनीज 5G फ्यूचर एंड इफ वी जस्ट लुक एट दिस, तो चाइना में इंटरनेट की स्पीड 300 Mbps के आसपास है जो बेस स्टेशन है। तो चाइना के अंदर 5G का अडॉप्शन एक्चुअली स्टार्ट भी हो चुका है एंड ऑलरेडी देयर आर 150 मिलियन यूजर्स जो चाइना में इस टाइम पे 5G यूज कर रहे हैं। 5G के बेस स्टेशन चाइना में इस टाइम पे 7 लाख के आसपास है, यूएस के अंदर 50,000 के आसपास है एंड रैन का शेयर चाइना में 35%। सो अगेन दिस टेल्स यू कि चाइना इज ट्राइंग टू गेट इनटू द हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो तीन चीजें बहुत जरूरी रहती है। तीन चीजें क्या रहती है? लेबर, कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड टू टेक्नोलॉजी। तो आप कंट्री के अंदर जब लेबर और कैपिटल बढ़ाएंगे आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी। पर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ टाइम आप जितना भी लेबर और कैपिटल बढ़ा ले उसके बाद आपकी ग्रोथ होनी कम हो जाती है। तो एट द एंड व्हाट डू यू हैव टू फोकस ऑन इज द प्रोडक्टिविटी एलिमेंट, कि आपको टेक्नोलॉजी पे स्पेंड बढ़ाना पड़ता है, आपको इकोनॉमी को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना पड़ता है। तो आई थिंक चाइना इज इन दैट थर्ड स्टेज वेयर दे आर इंक्रीजिंग देयर स्पेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी। इंडिया के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो लेबर और कैपिटल है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर चाइना एक्चुअली में जो इफ यू टॉक अबाउट अ डेवलप्ड नेशन उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे और भी इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज इस टाइम पे क्या हो रही है, दे आर ऑल्सो रैपिडली बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस टाइम पे चाइना के पास 2 के आसपास है, तीसरा भी बिल्ड हो रहा है एंड दे ऑल्सो इन प्लान्स टू बिल्ड 6 मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब यूएस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, but it is also predicted कि by 2030 2035 China will also have 10 aircraft carriers। अगर ऐसा होता है तो again it also asserts its basically dominance in territorial waters। so यहाँ पे ये चीजें हो रही है इस टाइम पे कि चाइना अपने आप को एडजस्ट कैसे कर रहा है। नाउ जस्ट लुक एट क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, कि जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं विच इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे पेटेंट फाइलिंग्स पर ईयर किसकी बढ़ते जा रही है? इफ यू लुक एट यूएस, तो यूएस की पेटेंट फाइलिंग्स पर ईयर हैव इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 363, whereas if you look at चाइना की पेटेंट फाइलिंग्स पर ईयर हैज इंक्रीज फ्रॉम 110 टू ऑलमोस्ट 1200, राइट? So China's father of quantum computing said that we were only the follower and the learner at the birth of modern information science. Now we have a chance to be a leader. In 2014, US and China were tied in number of quantum related patents. In 2015, China was second only to America in annual spending on quantum technology research. But by 2018, 2 years after China launched a mega project aiming to make breakthroughs in quantum information science by 2030, China passed the US, filing more than twice as many patents, accounting for 52% of all quantum patents across the world. China is spending 4 times more than US on quantum information science. Now, I think Sahil is also attending the event. He's a very big aficionado of quantum information science and stuff. So he will realize कि actually में हो क्या रहा है इस टाइम पे, कि चाइना का स्पेंड इज ऑलमोस्ट क्वाड्रुपल ऑफ दैट ऑफ यूएस, कि दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर। एंड चाइना इस टाइम पे अपना स्पेंड जो हायर एंड ऑफ द वैल्यू चेन है इन चीजों में बढ़ाते जा रहे हैं। नाउ अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो यूएस ने जो सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट है टू हुआवे वो बैन कर दिया था। एंड वो बैन करने के बाद आई थिंक चाइना में भी एक रियलाइजेशन है कि हमें सेमीकंडक्टर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पे हाउ चाइना इज ट्राइंग टू काउंटर यूएस, यहाँ पे थ्यूसिडाइड ट्रैप क्या चल रहा है, पहले हमने बात करी कि जो यूएस है वो क्या क्या कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि चाइना कैसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो चाइना हैज बेसिकली नैरोड डाउन द गैप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, बट जो एकदम फर्स्ट लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर है जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है विच इज वेरी कटिंग एज, वो चाइना भी नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रही। पर जो ASML के CEO हैं, he estimates कि in 15 years time they'll be able to do it entirely themselves. And China में इस टाइम पे सेमीकंडक्टर के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड हो रहा है इस टाइम पे। आई थिंक रिसेंटली मैंने एक न्यूज आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें मोर देन $60 to $70 billion
China has been spending on research and development of basically getting of manufacturing semiconductors within the country itself. So again, it is expected कि like over the years, पहले 1% के आसपास था. Just look at this. सिर्फ 1% के आसपास मार्केट शेयर था सेमीकंडक्टर में. अभी 15% है, बट अभी कटिंग एज के अंदर नहीं है. बट ओवर द इयर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि चाइना का 24% के आसपास मार्केट शेयर आ सकते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, कि इफ दे आर एबल टू डू इट एंटायरली देमसेल्व्स. तो यहाँ पे क्या आएगा कि द कंट्री विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट. एंड यूएस का जो ट्रेड एम्बार्गो है कि अभी इस टाइम पे सेमीकंडक्टर नहीं एक्सपोर्ट हो रहे, सो दैट विल आल्सो सॉर्ट ऑफ दैट पावर विल आल्सो गो अवे. सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जब भी सुपर पावर्स राइज करती है जियो पॉलिटिक्स पे वर्ल्ड में, तो ऐसी चीजें होते रहती है. तो इनको इनकी जो रियलाइज है, इनकी जो रियलाइजेशन है, हमें इंपॉर्टेंट करना जरूरी है. एंड जब हम चीजों को थ्यूसिडाइड ट्रैप लगा के देखते हैं, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अस कि ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है. नाउ वन मोर दैट इज इंक्रीजिंग स्पेंड्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी. अब मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं. एंड चाइना प्लस वन एक्चुअली इंडिया के लिए क्या मीन करते हैं. तो जो बायोटेक कंपनीज है, दे आर ड्राइविंग द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इन चाइना. तो अगर हम चाइना में देखते हैं कितने बायोटेक्स हैं, तो 2016 से लेकर 2020 तक चाइना में बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशंस में जो बायोटेक्स है उनका मार्केट शेयर बढ़ गया. अगर आप ये वाली लाइन देखते हैं, तो ये सारी लाइन जो भी चाइना के बायोटेक्स है उनके लिए. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2016 से लेकर 2020 तक जो जो बेसिकली जो ऐसे ड्रग्स बनाती है बायोलॉजिक्स, उनका यहाँ पे स्पेंड काफी बढ़ते जा रहे हैं. तो चाइना इज एक्चुअली इमर्जिंग एज अ फोर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एज वेल. अगर आप क्रिस्पर रिलेटेड पब्लिकेशंस देखते हैं, तो यूएस ने 2967 करी है, चाइना ने 2059 करी, which is again second highest after USA, right? So again, this is important to like realize कि या तो हर चीज के अंदर यूएस के बाद चाइना आ रही है, या कुछ कुछ चीजों में चाइना एक्चुअली जो यूएस है उससे भी आगे निकल रही है, राइट? तो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर भी स्पेंड बढ़ते जा रहे हैं. बट नाउ वील कम टू द एस्पेक्ट कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है इस ट्रेंड से, एंड एक्चुअली में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज आ कैसे रही है. तो पहली चीज क्या क्रिएट हो रही है इस ट्रेंड से, कि चाइना के अंदर क्योंकि हाई एंड ऑफ द वैल्यू चेन में इस टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पेंड बढ़ते जा रहे हैं, सो दे आर वकेटिंग द लो एंड ऑफ द वैल्यू चेन. फर्स्ट थिंग तो ये हो रही है इस टाइम पे. सेकेंडली क्या हो रहा है इस टाइम पे कि चाइना एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स हैज डिक्रीज इन लास्ट 5-6 years. माने एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स चाइना इस टाइम पे डिक्रीज करे. एंड थर्डली क्या हुआ है कि जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर सप्लाई चेन सिक्योरिटी रादर देन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन. एंड फोर्थ ट्रेंड इस टाइम पे क्या चल रहा है कि चाइना के अंदर एंटी पोल्यूशन क्लैम्प डाउन चल रहा है, बिकॉज चाइना को जो अपने क्लाइमेट टारगेट्स है सारे के सारे मीट करने. इसमें मैंने ग्रीन एनर्जी का पूरा एंगल नहीं डाला, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम सेपरेटली एक पूरा वेबिनार करेंगे, तो वो उसकी बात हम तब करेंगे. बट चाइना के अंदर ये सारे ट्रेंड चल रहे हैं. एंड आई थिंक इस ट्रेंड्स की वजह से इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है. एंड इंडिया में भी एक इंपॉर्टेंट की ट्रेंड क्या चल रहा है कि फाइनली आवर गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट वी आल्सो नीड टू क्रिएट सम इंडियन नेशनल चैंपियंस. एंड साथ साथ इंडिया के अंदर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आप बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम आप कितना ही इंपोर्ट कर लेंगे, तो यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन सच थिंग्स. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज, चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटीज, चाइना में जो लो एंड ऑफ द वैल्यू चेन वकेट हो रही है उसकी अपॉर्चुनिटीज, एंड चाइना में जो एंटी पोल्यूशन क्लैम्प डाउन चल रहा है उसकी अपॉर्चुनिटीज, एंड साथ साथ यूएस ने जो जिनजियांग के अंदर बैन करा है इस टाइम पे, उसके टेक्सटाइल और कॉटन के अंदर अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे इंडिया के अंदर आ रही है. तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है. तो पहली अपॉर्चुनिटी एज सच है बेसिकली केमिकल सेक्टर में. तो केमिकल सेक्टर की मैं आपके साथ बहुत बारी बात कर चुका हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की भी आज बात करूंगा. बट केमिकल सेक्टर में अगर आप चाइना की आरओसी और आरओई देखते हैं, तो 2014-15 बैन के बाद द आरओई एंड आरओसी हैज जस्ट फॉलन ऑफ द क्लिफ ऑफ द चाइनीज केमिकल कंपनीज, बिकॉज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स पे आप काम नहीं करते थे, तो ईटीपी ओपेक्स का ऑलमोस्ट 10-15% खर्चा है. तो अगर आप एफ्लुएंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे, तो एनी डे आप जो आपके मार्जिन है हायर रहेंगे. बट इंडियन कंपनीज, द गुड वंस हैव हैड गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईटीपी, ओनली द गुड वंस. इंडिया में भी ऐसी कंपनीज है जो ईटीपी पे खर्चा नहीं करती. तो रिसेंटली हम लोग गुजरात के तरफ वतवा करके एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी गए थे, तो वहां पे आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज थी जो बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है इस टाइम पे फ्लुएंट ट्रीटमेंट पे. सो दिस इज विद द आरओई एंड आरओसी. तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बालाजी अमाइंस की कॉन कॉल में देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके साथ आज बहुत डिफरेंट कंपनीज डिस्कस करूंगा, मतलब सेम ओल्ड नेम्स नहीं होंगे, थोड़ी सी डिफरेंट कंपनीज होंगी.
तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्रेजेंटली फ्रॉम चाइना, की जो राम रेड्डी है द एमडी ऑफ बालाजी माइंस, ये क्या बता रहे हैं, there were 2 to 3 products we used to face problem. One is a product by the name of DMF, which basically some of the big plants have closed in China. He doesn't know the reason. Second thing is ethylamine. It used to come to the country and that has totally stopped coming. And third is a product by the name of EDA that used to come, but now we have started exporting to China. My pure hypothesis is कि मैं, क्योंकि बहुत सारी केमिकल कंपनीज की मैंने ये कॉन कॉल्स पढ़ी हैं, सम ऑफ द केमिकल कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू चाइना, एंड इसका प्राइमरी रीजन क्या है कि चाइना इस टाइम पे जो हायर एंड ऑफ द वैल्यू चेन है, इन चीजों पे स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं और एंटी पोल्यूशन क्लैम्प डाउन भी हो रहे हैं। तो जो कुछ लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे उनको लगता है बहुत पोल्यूशन हो रही है, दैट हैज बीन दैट दे आर लेटिंग गो ऑफ बेसिकली। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। सेकंड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ एस्टेक लाइफ साइंसेस, एस्टेक, राइट, सो इट इज नॉट हाइकल, राइट। सो एस्टेक लाइफ साइंसेस की अगर हम कॉन कॉल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी जो अशोक हिरेमत है, इन्होंने बताया कि एग्रोकेमिकल्स में क्या हो रहा है इस टाइम पे, दैट इफ यू लुक एट ट्रेडिशनली चाइना वाज द पावर हाउस इन एग्रोकेमिकल्स, एंड चाइना लाइक कंपनीज यूज्ड टू सोर्स ऑलमोस्ट 75% फ्रॉम चाइना एंड 25% फ्रॉम इंडिया। तो अब ये चल रहा है चाइना प्लस वन का ट्रेंड। Now that is going to 50 to 60% that will come to India, or even maybe 75% will come to India, and only 25% will be in China. Now what I'm trying to say कि agrochemicals का जो इस टाइम पे ग्रोथ है इंडिया में, क्रैम्स कंपनीज जो है, स्पेशली एस्टेक होगी, पीआई होगी, हाइकल का जो एग्रोकेमिकल का डिवीजन है, ये हो गया, इनके अंदर काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ आ सकती है इस टाइम पे। अब इनमें रैपिड ग्रोथ क्यों आ सकती है? क्योंकि इनमें एक्चुअली एग्रोकेमिकल क्रैम्स को स्केल करना भी ज्यादा इजियर एज कम्पेयर टू फार्मा क्रैम्स, एंड साथ साथ यहाँ पे सोर्सिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा विजिबल है, क्योंकि जापानीज कंपनीज आर एमएनसी जायंट्स, एंड जापानीज कंपनीज आर एक्चुअली डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। इसके डीपर रीजंस क्या है? क्योंकि जापान और चाइना का बीच में एक और भी कंफ्लिक्ट हुआ था कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था जापान में। तो जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दैट बेसिकली स्टार्टेड सफरिंग। एंड साथ साथ जापान की अगर हम बात करते हैं, तो सुमितोमो केमिकल्स करके जो एमएनसी है, वो इंडिया में आके आई थिंक दे हैव एक्वायर्ड अ कंपनी, वो भी इस टाइम पे लिस्टेड है। भारत रसायन के साथ जॉइंट वेंचर करा है निसान ने। एक और अनलिस्टेड कंपनी है बाय द नेम ऑफ डेक्कन लाइफ साइंसेस, एंड डेक्कन लाइफ साइंसेस इज आल्सो अ वेंचर बिटवीन जापानीज इनोवेटर्स। तो एग्रोकेमिकल्स में तो ट्रेंड इज एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब आई डोंट इवन हैव एनी डाउट, दिस इज वन ट्रेंड व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अ श्योर शॉट ट्रेंड। In next 3 to 5 years में we'll see creation of agrochemical giants, because the trend seems to be very visible. Third trend which is linked to pollution, जो चाइना के अंदर pollution clamp down हो रहा है, तो चाइना के अंदर इस टाइम पे जो स्टील का प्रोडक्शन है, वो इस टाइम पे रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे जो सीबीओ की प्रोडक्शन है वो भी बंद होते जा रही है। तो सीबीओ की जब हम बात करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्बन ब्लैक की अगर हम बात करते हैं, तो चाइना हैज 44% ऑफ द इंडस्ट्री ग्लोबली, तो दैट हैज फॉलन बाय 13% केगर फ्रॉम 2018 टू 2020। चैलेंजेस इन चाइना क्या चल रहे हैं इस टाइम पे? ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोविड-19, हाई एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड वेज इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो जो सीबीओ के प्राइसेस है चाइना में स्ट्रक्चरली इंक्रीज हो गए, क्योंकि चाइना स्टील पहले जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके थ्रू बनाता था, बट नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, व्हिच इज द क्लीनर मेथड टू प्रोड्यूस स्टील। तो जब आप ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू बनाते हैं, तो उसमें एक रेसिड्यू प्रोड्यूस होता है, दैट इज सीबीओ, दैट इज आई थिंक लाइक कोल ब्लैक ऑयल, ऐसा करके कुछ नाम है इसका, आई डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली, बट सीबीओ का जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है चाइना में बढ़ते जा रही है। अब इंडिया के जो कार्बन ब्लैक के एक्सपोर्ट्स है, दे हैव इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 10% सीएजीआर टाइप्स, एंड जो कार्बन ब्लैक कंपनीज है इंडिया में इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक इज वन सच कंपनी। सो अगेन दिस इज वन ट्रेंड व्हिच इज कमिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इन चाइना। फोर्थ ट्रेंड दैट इज कमिंग इज दैट ऑफ इंडो काउंट की अगर हम बात करें, तो यूएस के अंदर इस टाइम पे जो बेसिकली आई डोंट ट्रैक द कंपनी इंडो काउंट, जस्ट एज अ जस्ट टू शो यू कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, मैं इंडो काउंट को ट्रैक नहीं करता। तो इस टाइम पे यूएस इंपोर्ट्स जो है, इस टाइम पे अगर हम चाइना से ट्रैक करते हैं, अगर सिर्फ पहले हम इंपोर्ट्स देखते हैं, जो उसका इंपोर्ट्स है बेडशीट का, इफ यू जस्ट लुक एट दिस, चाइना से जो बेडशीट्स का इंपोर्ट है यूएस में, दैट हैज फॉलन फ्रॉम 19 टू ऑलमोस्ट 11,
इंडिया से इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू ऑलमोस्ट 59, एंड पाकिस्तान से इट इज एट द सेम। तो यहाँ पे पहली चीज इंपोर्ट ऑफ कॉटन शीट फ्रॉम यूएस, सेकंड चीज इंपोर्ट ऑफ कॉटन पिलो केसेस। तो अगर हम कॉटन पिलो केसेस की भी बात करते हैं यहाँ पे, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आता है हमारे सामने कि जो इंडिया का टेक्सटाइल और कॉटन का सेगमेंट है इस टाइम पे, दैट हैज स्लोली गेन्ड सम मार्केट शेयर इन लास्ट 1 or 2 years। तो चाइना से 19 से 13 आ गए, सो अगेन वी कैन सी अ फॉल इन द टेक्सटाइल सेक्टर। अब और कम हो जाएगा क्योंकि जिनजियांग के अंदर बैन लग गया, विच इज द कॉटन हाउस ऑफ चाइना। इंडिया के अंदर 53 से 59 लग गए, एंड जिनजियांग का बैन ऐसा ही नहीं, ऐसा बैन है कि अगर कॉटन जिनजियांग की किसी भी प्रोडक्ट में यूज होती है, सो दैट शुड बी सॉर्ट ऑफ बैन, वो यूएस के अंदर उसका इंपोर्ट नहीं होगा। अब उसकी वो ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो देखना रहता है, बट यहाँ पे देखते हैं तो इंडिया ने अगेन कॉटन बिलो केसेस में भी मार्केट शेयर गेन करा है। एंड फाइनली इफ यू लुक एट यूएस इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन बेसिकली ऑफ कॉटन बेड स्प्रेड, तो अगेन यहाँ पे इंडिया का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 10% के आसपास से बढ़ा है, फ्रॉम 17 to 19। चाइना का मार्केट शेयर हैज फॉलन फ्रॉम 58 to 48 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है कि एक्चुअली में जब जियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, चाइना +1 होता है, तो एक्चुअली में कंपनीज पे ये इम्पैक्ट आता है। इंडियन कंपनीज के साथ ये हो रहा है, इंडियन कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो अगेन हिम्मत सिंह सीड करके एक कंपनी है, विच इज अगेन इस टाइम पे यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में चाइना +1 चल रहा है, तो इन्होंने भी कॉन कॉल में मेंशन करा चाइना +1। एंड एक्चुअली इस कंपनी में इंटरेस्टिंग क्या है कि लास्ट डाउन साइकिल में टेक्सटाइल की इस कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स ऑलमोस्ट 60-70% से बढ़ा लिए थे, बट इनके रेवेन्यू नहीं बढ़े। तो एक्चुअली में करंट रेवेन्यू बेस से 5-5.5 हजार करोड़ की सेल कर सकते हैं, जो आज शायद से 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास की सेल है। सो अगेन दिस कंपनी सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। आई डोंट ओन द कंपनी, बट मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इंडिया का जो टेक्सटाइल कॉटन सेगमेंट है इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज इमर्ज करें, जो होम टेक्सटाइल सेगमेंट है इसके अंदर भी। सो अगेन यहाँ पे अगर इफ इंडिया साइंस अ FTA विद EU एंड मोस्ट प्रोबब्ली विद UK, so this can be a very big opportunity for the textile companies like हिम्मत सिंह। तो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब आप ट्रैक करते हैं तो ये चीजें देखनी जरूरी हो जाती है। वन मोर एग्जांपल इज दैट ऑफ नोसील, कि नोसील इज आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ चाइना +1 ट्रेंड। एंड एक्चुअली में रबर्स के अंदर चाइना में 75% मार्केट शेयर था। तो चाइना में क्या चल रहा है कि जो जब हमने बात करी कि जो पूरी सोर्सिंग स्ट्रेटजी ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना +1 की इस टाइम पे चल रही है, so India might emerge as an important role, India might emerge as an important supplier, right? तो जो टायर मेजर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, they have been looking for an alternate supplier, and NoSeal is actually sort of a pseudo monopoly company domestically, but import इंडिया में भी चाइना से काफी ज्यादा होता है। बट अगेन ऐसी कंपनीज में अगर 4-5% मार्जिन भी इधर उधर हो जाए, तो देन दीज कंपनीज एंड अप बिकमिंग मल्टी बैगर्स, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटीज ट्रैक करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्रिटिकल एप्लीकेशन है प्रोडक्ट्स। वन मोर सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो ट्रेंड है, तो इंडिया में अब प्रॉब्लम क्या है कि EMS स्पेस के अंदर की इनमें मार्जिन काफी लो रहते हैं। तो डिक्सॉन है, एम्बर है, एंड देयर इज आल्सो वन कंपनी एक्सप्रो इंडिया, which is sort of like a proxy to growth for Amber and Dixon, right? Which is a proxy of growth for Amber and Dixon, Expro India. So this company also seems to be interesting. तो इंडिया में इस टाइम पे जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग है, इसका ग्रोथ कुछ 25-30% के घर पे है। तो हम टेलविंड्स की बात करते हैं, यहाँ में 30% इंडस्ट्री की ग्रोथ आने वाली है। सो अगेन दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड। वन मोर सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडिया में PLI अपॉर्चुनिटीज काफी सारी अनाउंस हुई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए देयर इज अ वेरी स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी बाय द नेम ऑफ नेचुरल कैप्सूल्स। तो नेचुरल कैप्सूल्स अगेन यहाँ पे 3 जो APIs है फर्मेंटेशन बेस्ड। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर फर्मेंटेशन बेस्ड APIs क्यों नहीं लगते? क्योंकि स्केल बहुत ज्यादा चाहिए जो चाइना के अंदर है, बट जो नीच छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं वहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आई थिंक इंडिया के अंदर क्या एक ट्रेंड चलता है कि इंडिया में जो नीच प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का आना वैसे ही बहुत मुश्किल है। अगर हम गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की बात करते हैं, तो वहां पे चाइना कम्पीट नहीं कर सकता। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी चाइना नहीं कम्पीट कर सकता, क्योंकि बहुत नीच प्रोडक्ट है एंड बहुत ज्यादा कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग है। AI इंजीनियरिंग साथ भी चाइना कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि नीच प्रोडक्ट है एंड कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना लुक्स फॉर स्केलेबल प्रोडक्ट्स। अब स्केलेबिलिटी में भी दे हैव बीन कटिंग डाउन ऑन सम प्रोडक्ट्स, बट API सेगमेंट में भी जो 3 फर्मेंटेशन बेस्ड API है, तो यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट देखते हैं इन APIs का इंडिया में, तो 30 मेट्रिक टन, तो 30 MT के आसपास है। इनकी जो प्लान कैपेसिटी है वो 15 MT के आसपास है, ऑलमोस्ट 50%।
सेम गोज फॉर द सेकंड प्रोडक्ट 50% कैपेसिटी एंड सेम गोज फॉर द थर्ड प्रोडक्ट 50% कैपेसिटी के आसपास. नाउ NCL नेचुरल कैप्सूल विल बी द ओनली मैन्युफैक्चरर एंड यहाँ पे इस कंपनी के पास 67 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होएगा. तो ये 96 करोड़ का केपेक्स लगा रहे हैं एंड इफ दे आर एबल टू अचीव द सेल्स नंबर 67 करोड़ तो इनको गवर्नमेंट से ही एज अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिल जाएगा. सो दिस विल बी रिप्लेसिंग द इंपोर्ट्स. दीपक नाइट्राइट में हमने देखा है इन्होंने फिनॉल के इंपोर्ट्स को कैसे रिप्लेस कर दिया. राजरतन के केस में जैसा नोसील के अंदर हुआ, राजरतन के केस में भी चाइना प्लस वन का ट्रेंड प्ले आउट करा एंड एक्चुअली में जो चाइनीज कंपनीज है उनकी कुछ जो फैसिलिटीज भी शट डाउन हुई बीड वायर की, इस वजह से राजरतन ने मार्केट शेयर गेन करा. और राजरतन के केस में आई एम वेरी केयरफुल बिकॉज ईबिटा पर टन इनका मेरे व्यू में सस्टेनेबल नहीं है. दिस इज व्हाई लाइक आई हैवंट बीन लुकिंग एट दिस कंपनी बट दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस. एक्चुअली में ये बहुत नीच बिजनेस है एंड एक्चुअली में जो टायर कंपनीज है अगेन यहाँ पे चाइना प्लस वन टाइप का एक ट्रेंड चल रहा है. तो यहाँ पे हम इंपोर्ट ड्यूटीज का इंडिया में देखते हैं कि क्योंकि इंडिया वांट्स टू सॉर्ट ऑफ बी मोर सेल्फ रिलायंट, तो रिसेंटली जो सोलर ग्लास का इंपोर्ट है मलेशिया से भी बैन कर दिया गया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है. एंड साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी के ट्रेंड्स में जो SRF एक रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है R32, उसके ऊपर भी इस टाइम पे रिसेंटली इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है कि कहीं और से इस टाइम पे इंपोर्ट चाइना से उसका इंपोर्ट नहीं होएगा. आपको गूगल पे क्या करना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से आपको एक गूगल अलर्ट लगाना है. आपको बार बार पता लगेगा कि लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी का यूसेज इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया. तो काफी सारे केमिकल्स हैं, काफी सारे ऐसे नीश प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत लगा रहा है बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक नीड्स. तो ये भी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज ऐसी यहाँ पे इमर्ज कर रही. So these are some of the companies जहाँ पे opportunities are emerging. So again, not a stock recommendation. तो यहाँ पे again एक अगर हम शीला फोम्स की बात करते हैं तो स्लीप पेल करके आपने मैट्रेस देखा होगा. तो यहाँ पे शीला फोम्स के लिए एक्चुअली में एक्सपोर्ट मार्केट्स आर ओपनिंग अप इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना का एक्सपोर्ट लाइक ट्रेड इस टाइम पे डिस्टर्ब हो रखा है. तो शीला फोम्स इज एक्चुअली फाइंडिंग सच अपॉर्चुनिटीज. आप इनके कॉन कॉल्स और इंटरव्यू जरूर पढ़िए कि यहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटीज आ रही. तो आज जो हमारा सेशन था दिस वाज टॉप डाउन इन्वेस्टिंग, कि हमने देखा कि ग्लोबली क्या ट्रेंड चल रहा है एंड देन वी स्टार्टेड फिल्टरिंग डाउन टुवर्ड्स द नैरो कि कंपनीज में क्या ट्रेंड हो सकता है. अब अच्छा इन्वेस्टर क्या करेगा कि अब आपने ग्लोबली पूरा ट्रेंड समझ लिया, अब आप इस सारे ट्रेंड को बॉटम्स अप भी देखना स्टार्ट करेंगे कि बॉटम्स अप क्या होता है. यहाँ तक जो हम अगर जो मेटल्स है उनकी भी बात करते हैं तो चाइना में स्टील की प्रोडक्शन इस टाइम पे बंद हो रही है. सो इंडियन स्टील कंपनीज आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट दिस टाइम. तो मेटल्स के अंदर भी इंडिया के पास ये चाइना प्लस वन की अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे आ रही. सो दिस वाज इट विद द सेशन. I think I hope all of you enjoyed the session. If you enjoyed the session, do write in the comment section, love the session. And we'll be doing like a sectoral webinar on the hospital sector on 23rd of January. This will be done 2 PM onwards, and this will be only for SOIC tribe members. And if someone wants to register separately, तो वो भी आप कर सकते हैं. So I'll just stop over here, and because almost 1 hour का session हो गया, so I'll just look at if you have any sort of questions. तो मैं आपकी जो questions है उनकी तरफ आता हूँ. Just give me a second. Right? All right. Great. If you loved the session, do let me know. I think I hope you understood a lot, and आई थिंक अभी मैंने इसमें जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी है, ये सारी चीजें आपको नहीं सिखाई क्योंकि उसके लिए आई थिंक मैं एक सेपरेट सेशन भी कर सकता हूँ आपके साथ. सो आई थिंक आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट, एंड विद दिस वील एंड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ pleasure to present for all of you, and I hope all of you like the session. Jai Hind. Thank you so much.